Welcome to our channel, my dear friends. Saloni were my study points. Let's crack our class and very interested mode. आज मैं आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ, कांस्य युग और धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद। तो हम पहले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर था क्या। ये हमारा हैगा 3300 ईसा पूर्व में ये 3 जगह फैली थी। ये धातु ये है हमारा कांस्य युग जो है वो हमारा कहाँ फैला था, हमारा एशिया फैला, अमेरिका और यूरोप फैला। इन 3 जगहों पर ये जो है फैला कांस्य युग। थोड़ी सी और चीजों को जानते हैं। उसके अंदर कांस्य युग प्रौद्योगिकी से पहले भी इसके अंदर 3 काल थे, यानी कांस्य युग को जोड़ के 3 काल कौन कौन से थे उसे पहले जानते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हो गया हमारा। उसके बाद इसे मध्य काल भी कहते हैं, जो हमारा कांस्य युग है, मध्य पाषाण। ठीक है, और आखिरी में आता है हमारा लौह युग या काल। इसे हम कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पाषाण काल में हुआ क्या हमारा, इसे हम पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल इन दोनों ही नामों से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसे थोड़ा डीपली बताती हूँ होता क्या है इसके अंदर। जो हमारा ये पाषाण काल है उसके अंदर होता क्या है। पाषाण काल में जो मानव था बहुत ज्यादा ही असभ्य था। असभ्य क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। ठीक है, अभी वस्त्रों को धारण नहीं करते थे और ये बहुत ज्यादा ही खानाबदोश थे। खानाबदोश इन द सेंस यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है भ्रमण करते रहते थे, खाने की तलाश में यहाँ से वहां जाते रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें खानाबदोश भी कहा जाता है। अब इस काल में जो है धातु किस प्रकार से बनाए जाते थे उसके बारे में बताती हूँ मैं। यहाँ पे जो हड्डियां होती थी, जो हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों का उपयोग कर लिया और लकड़ी का उपयोग कर लिया, लकड़ी का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके जो है औजार बनाए जाते थे। जब औजार बनाए जाते थे तो इसके अंदर एक दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी कि जो औजार होते थे हम उसे आकार नहीं दे पाते थे। अब हड्डी के मान लो हाथी दांत है और हड्डियां हैं किसी की भी, आप क्या उसे अपने मनपसंद आकार दे सकते हो? क्या वो लचीला होगा? नहीं होगा, यानी आकार देते हुए टूट जाते थे औजार। परंतु पाषाण काल में यही हुआ था। मनुष्य जो है बहुत ज्यादा ही असभ्य थे। वो पता क्या करते थे, मान लो ये पत्थर है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उस टाइम इतना कुछ नहीं था, पत्थर का उपयोग किया और जो जानवर है, मान लो ये जानवर है हमारा कोई सा भी, ठीक है, इस जानवर को क्या है, इस जानवर के ऊपर पत्थर मार दिया। ठीक है, अब वो मर गया। ये पका के भी नहीं खाते थे, ये कच्चा ही उसे खा जाते थे। ठीक है, किसी को भी मार के वहीं पे खा जाते थे और घूमते रहते थे जंगलियों की तरह। ठीक है, तो इसे पूर्व पाषाण काल तथा पाषाण काल दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो मनुष्य असभ्य हुआ। अब धीरे धीरे मनुष्य के अंदर थोड़ी सी अकल आई, वो सभ्य होने लग गए। तो कांस्य युग में क्या हुआ, कांस्य युग को थोड़ा सा जानते हैं हम। इसे कांस्य युग कहा जाता है। इस समय मनुष्य को रासायनिक विज्ञान, ठीक है, रासायनिक भौतिक, ठीक है, जो है विज्ञान का गुण हुआ। ठीक है, इसमें मनुष्य ने क्या किया, चीजों को समझा। जो ये कांस्य है, ठीक है, इसे ना 2 धातु से मिलकर बनाया जाता था। एक हमारा होता था टीन, ठीक है, प्लस तांबा। इन दोनों ही मिश्रण से क्या बनता था, हमारा कांस्य का निर्माण हुआ था। तो भाई कांस्य का निर्माण हो गया तो मैं क्यों बोल रही हूँ इसे भौतिक रासायनिक विज्ञान का ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ा बोल दूंगी मैं कुछ भी, है ना।
इसके पीछे एक लॉजिक है। मानव ने क्या किया, ठीक है, मानव को इसके गुण का पता चल गया। मानव ने लिया कांसा, ठीक है, कांसा लिया मानव ने और उसे क्या किया, यानी आग के उच्च तापमान पर पिघलाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो पिघला तो उसे हम अपना मनपसंद आकार चाहे कुछ भी दे दें हम, ठीक है, चाहे हम उसे फ्योन्स का रूप दे दे, चाहे मनकों का रूप दे दे, चाहे किसी भी आभूषण का रूप दे दे, ठीक है। तो इसमें औजार भी खूब बनाए गए और इस काल को जो है बी गोल्डन चाइल्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल के रूप में जानते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको सहायता हो, ठीक है। बी गोल्डन चाइल्ड जो है इस काल को जो है बहुत ही अच्छा काल मानते हैं। ये कहते हैं कि इस काल में जो मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से विकास हुआ था, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता आ चुकी थी। तो मनुष्य ने क्या किया, कांसे को पिघलाया और फिर आकार दे दिया। अब क्या बताना, जब कांसे को पिघला लिया तो क्या औरतें पीछे रहेंगी? औरतें बोलेंगी भाई मेरे लिए आभूषण बनाओ, गहने बनाओ, ठीक है। तो इसमें औरतों ने बोला, तो औरतों के लिए इसमें क्या बनाया गया, औरतों के लिए हार बनाया गया। क्या बनाया गया, हार, भाई शादी में पहन के जाते हैं हार, हार बनाया गया, पिन बनाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने जब हार बनाया, पिन बनाई, तो औजार बनाए। औजार, क्या रिंग नहीं पहनते इस टाइम, रिंग भी बनाई गई, अंगूठियां, अंगूठी बनाई गई इसमें, ठीक है। इन सब चीजों को बनाया गया कांसे के वजह से। तो इस युग में जब इन सब चीजों को बनाया गया तो मानव जो है धीरे धीरे समझने लग गया विज्ञान को, वो थोड़ा सभ्य होने लग गया। अब मनुष्य ने बना लिया घर, ठीक है, मनुष्य ने भाई बना लिया, क्या बना लिया भाई मनुष्य ने, हमारे मनुष्य ने बना लिया है घर। अब वो रहने लग गए घर में। अब वो खाना बदोश नहीं है, खाना बदोश बनकर जीवन यापन नहीं कर रहे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब वो घर में रहने लग गए हैं, अब घर में रह रहे हैं साथ में। अब वो जब इतना विकास हो गया तो उन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दी, ये हो गया उनका खेत, खेत है घर है, ठीक है। अब ये दो तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, एक खेती करके, क्या करके, खेती के द्वारा, ठीक है, एक खेती, ठीक है, और एक हमारा शिकार करके। अब जब उन्होंने इतना कर लिया तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो औजार बना लेंगे, अच्छा औजार लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने औजार को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ठीक है, खूब नुकीला बनाया जिससे कि आराम से वो जानवर जो है मर जाए, ठीक है, जानवर मर जाए। अब ये जब इतना विकास हो गया तो क्या ये खाना कच्चा खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। अब उन्होंने बना ली भाई, क्या बना ली, ये मान लो आग है, ठीक है, इन्होंने बना ली आग, ठीक है। आग के ऊपर ये क्या करते थे, आग के ऊपर खाने को पकाते थे और फिर खाते थे, ठीक है। अब वो समझ गए कि हमें किस तरीके से रहना है, यानी धीरे धीरे उनके अंदर चेंजमेंट आने लगे, चेंज होने लग गया है, वो पूरी तरीके से परिवर्तन होने लग गया है उनके अंदर, उनके रहन सहन में, उनके खान पीन में। अब हमने जान लिया है कांस्य युग, इसके महत्व को भी जान लिया है, इसमें जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगे थे। और यहाँ पे जो मिस्र, चीन है, हमारा मेसोपोटामिया है, हड़प्पा है, और इन सभी जगहों पर व्यापार होने लग गया था, बड़े ही पैमाने पर, बड़े ही मात्रा में, ठीक है। अब हमने जब ये कांस्य युग के महत्व को जान लिया तो इसके अंदर हम थोड़ी सी और चीजों को जान लेते हैं। मैंने पाषाण बता दिया, पूर्व पाषाण और पाषाण दोनों एक ही होते हैं। मैंने आपको कांस्य युग बता दिया, अब मैं आपको लोह युग बताऊंगी। लोह युग को इतना महत्वपूर्ण युग क्यों माना जाता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युग जो माना जाता है, काल माना जाता है, वो लोह को माना जाता है, यानी लोहे वाले को, ठीक है। 6ठी शताब्दी, ठीक है, ये रहा हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लोह काल का निर्माण हुआ था, यानी इसका उदय हुआ था, ठीक है। अब जो लोहा होता था ना वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाता था, हमें हर जगह मिल जाता था। उसके लिए हमें यहाँ वहाँ ओमान यानी दूर दूर जाने की या फिर ओमान भेजने की जरूरत नहीं होती थी। ओमान को मैं बताऊंगी, यानी हमें मान लीजिए कुछ मंगवाना है तो हमने ओमान भेज दिया, ठीक है, यानी दूर दूर से संपर्क कर लिया कि मेरे को ये चाहिए, आप ये चीज दे दीजिएगा, उसके बिना मैं आपको कुछ और दे दूंगा, ठीक है, यानी पैसे दे देंगे या फिर कोई आभूषण या फिर कोई महंगी चीज दे देंगे। हमने पहले पढ़ा था ना, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, सॉरी, है ना। तो इसमें क्या होता था, हम चीजों का आदान प्रदान करते थे, उसी प्रकार से इस समय भी इसका उपयोग किया गया था।
तो अब हमने 6वीं शताब्दी में लोहे का ले लिया, ठीक है। अब लोहा हमें बड़े मात्रा में मिल जाता था, इसी आराम से मिल जाता था। कांसे के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था, हर जगह उपलब्ध नहीं होता था, परंतु लोहा हमें हर जगह मिल जाता था। अब लोहे से क्या किया, हल बनाया गया। सबसे पहले जो है ना फाल के हल, यानी कि फाल के हलों का उपयोग किया गया, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ। जब फाल के हलों का उपयोग किया गया, इसका निर्माण किया गया, तो कृषि बहुत अच्छी होने लग गई, जिससे कि मिट्टी की जो ना गुणवत्ता उभरने लगी, मिट्टी उपजाऊ होने लग गई, ठीक है। तो मिट्टी हमारी उपजाऊ हो गई, भुरभुरी हो गई, बहुत मस्त हो गई। अब हमारी कृषि भी बहुत अच्छी होने लग गई और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने लग गई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसीलिए लौह काल को बहुत ही अच्छा काल माना जाता है, क्योंकि ये हमें आराम से मिल जाता था। उसके बाद थोड़ा सा हम और चीजों को जानते हैं। कांस्य युग के बाद इसके अंदर हम हड़प्पा को पढ़ते हैं। इसके अंदर हड़प्पा दिया गया है, तो हड़प्पा है क्या, इसे लेके मैं बताती हूँ। जो हमारी हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी जी भी लगा देते हैं थोड़ी रिस्पेक्ट देके। दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। और उसके बाद 1922 में जो है रखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने। अब थोड़ा सा इतना समझ आ गया। जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी रावी नदी के पास है। ये मान लीजिएगा रवि है, ये सॉरी नदी है हमारी, कौन सी, रावी नदी है, रावी है, ठीक है। ये रावी नदी के पास क्या है, हमारा हड़प्पा है, ठीक है। ये मान लीजिएगा हमारा हड़प्पा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पहले मैं उसको बताऊंगी क्यों कहा जाता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास था। जो ये मोहनजोदड़ो है हमारा, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ये हमारी सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी के पास क्या था हमारा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारे सिंधु नदी के पास था और हड़प्पा हमारा रावी नदी के पास था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो यह हमारा हड़प्पा है, इसे 2 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा हड़प्पा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सिंधु घाटी नदी के समीप है, तट के पास है, इसीलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों ही नामों से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के समीप है, उसके तट के यहाँ पे है, ठीक है। अब ये समझ आ गया हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है और जो शहर के बारे में वर्णन कर रखा है, इनका शहर नियोजन था वो बहुत ही उच्चतम कोटि का था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली है उसका थोड़ा सा वर्णन करती हूँ मैं आपको। इसमें था क्या, यहाँ पे जो जल निकास प्रणाली है, जो हमारा होता है, प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे जो है इसे जो जल निकास प्रणाली थी ना, कि जो घर है हमारे, ठीक है, जो घर है उसके यहाँ पे भी जो है नालियों का निर्माण किया, यानी जो स्नानागार होता, प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। मैं थोड़ा बताती हूँ इसको। ये घर इनका बहुत अच्छा होता था, काफी ज्यादा सभ्य होता था, ठीक है। तो जो बहुत बड़ा होता था, है ना, तो प्रत्येक घर के अंदर एक आंगन होता था और स्नानागार होता था। स्नानागार की जो नाली होती है ना, तो उसकी जो नाली होती थी वो हमारी सड़क और गली की नाली, यानी कि पहले गली की नाली से, गली की जो नाली होती थी उससे मिलती थी, नाली से जो है ये मिलती थी, ठीक है। उसके बाद ये घर की नालियां, और जो ये हो गई हमारी घर की नालियां मिली गली की नालियों से। और यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण किया गया था, पहले जो है शहर को और जो नालियां हैं उन्हें ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया था, हमारी ग्रिड पर।
ग्रिड पर बनाया था, ठीक है, ग्रिड प्रदीप पर बनाया गया था। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। और जब घर अच्छे से नियोजित कर दिए गए तो उसके बाद नालियां बनाई गई। और जो नालियां थी ना, वहाँ पे ये बोलते हैं कि नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि प्रत्येक घर में, ठीक है, यानी कि स्नानागार के यहाँ पे एक नाली होती थी। ये मान लीजिएगा हमारे स्नानागार है और यहाँ पे उसकी एक नाली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो नाली है वो हमारी जो सड़क की है ना, सड़क की, और फिर जो गली की, पहले तो गली की नाली से मिलेगी, गली की नाली से मिली, और फिर ये सड़क की, ये दोनों ही, ये सारी की सारी मिल गई, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा जब क्या बोलते हैं, नालियां हैं, छोटी छोटी नालियां जो है एक बड़े से नाले में जाके गिर जाती थी, ठीक है। और यहाँ के जो लोग थे बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये सारी नालियां, ये छोटी छोटी सारी नालियां जो भी हैं, ये छोटी छोटी नालियां, ठीक है, जितनी भी मान लीजिए बहुत सारी हैं, ये एक बड़े से नाले में जाके गिर गई, ठीक है। अब ये नालियां गिर गई, इन्हें पता है पक्की ईंटों का उपयोग करके, गारे का चूने का पक्की ईंटों का उपयोग करके जो है इसे ढका जाता था, ठीक है। इसे ढक दिया गया नालियों का, तो इससे क्या है कि बदबू नहीं आएगी, ठीक है, और नाली जो है साफ रहेगी। साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे हड़प्पा वासी। और हड़प्पा वासियों का ये समझ लिया। अब इनके जो है थोड़ा सा हम उसे जान लेते हैं कि जो गृह स्थापत्य था वो कैसा था। जो इनका गृह स्थापत्य था, यानी कि प्रत्येक घर में जो है, हर घर को हम भवन थोड़ा बोलेंगे, हाँ, जो हर भवन है उसमें एक जो है आंगन होता था, ठीक है। जो है हर भवन में जो है एक आंगन होता था। और उसके बाद जब ये आंगन होता था तो उस आंगन का उपयोग क्यों किया जाता था। मान लीजिए ये है मेरा आंगन, ठीक है, इस आंगन का उपयोग मैं दो चीजों के लिए करूंगी। एक तो मान लो मेरा घर वगैरह इसमें में आ गया, जो मेरी यहाँ पे आंगन है ना, यहाँ बीच के साइड में आंगन होता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आंगन में मैंने खाना बनाया, ठीक है, या तो मैं खाना बना लूंगी, मेरा मन किया तो खाने के लिए, जब मौसम के आधार पे भी डिपेंड होता था। यहाँ पे मैं जो कटाई कर सकती हूँ, बुनाई कर सकती हूँ, इन सारी गतिविधियों को मैं यहाँ पे कर सकती हूँ अपने आंगन के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये कर लिया, खाना बनाना वगैरह हो गया, कटाई बुनाई हो गया मेरा। तो जो ये हड़प्पा वासियों के अंदर एक चीज जानने के लिए बहुत विशेष है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस बात के लिए हम हड़प्पा को इतना ज्यादा याद करते हैं। तो जो हड़प्पा है ना, तो हड़प्पा का कालखंड तो बताया नहीं मैंने आपको कि इसकी शुरुआत करी थी। ये हुई थी हमारी 2600 ईसा पूर्व से जो है हमारी 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। इसका आरंभ हुआ था हड़प्पा का। उसके बाद जो हड़प्पा का, ये हम समझ गए, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब जो घर होते हैं ना, तो उसका अंदर एक जो जमीन तल पे बनी दीवारें होती थी, ठीक है। मान लीजिए जमीन को हम भूमि लिखेंगे, क्योंकि भूमि हम थोड़ा अच्छी इंग्लिश हिंदी का उपयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो तो हमने क्या जाना इसके अंदर, भूमि तल में बनी जो घर वगैरह होते थे, भवन होते थे, उसके अंदर खिड़कियां नहीं होती थी, यानी ये एकांतवास यानी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते थे, ठीक है। इन्होंने ये नहीं किया। अब थोड़ा सा हम जाते हैं इसके अंदर कि क्या होता था यहाँ पे, ठीक है। ये भगवान जो होते हैं ना हमारे, उनको भी ये ज्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में हमारी एक गजलक्ष्मी आती है, गजलक्ष्मी आती हैं। गजलक्ष्मी यानी कि एक जो माता है, ठीक है, एक स्त्री को दिखाया गया है जो कि हाथियों से घिरी हुई है, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है। एक हमें सालभंजिका की मूर्ति मिलती है जो कि मंदिर के बाहर यानी तोरण द्वार के यहाँ, मंदिर के यहाँ पे सामने लटकी हुई दिखती है। तो इसके बारे में जो है पता चलता है हमें
ग्रंथों वगैरह से कि उसे शुभ का प्रतीक माना जाता था। यानी अगर वो जो रहेगी तो उससे फल फूल बरकती बनी रहेगी, यानी कि जो पेड़ों में फूल वगैरह आते रहेंगे, खुशी रहेगा, यानी माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, पूरी बातों का निचोड़। तो इसके अंदर जो है हड़प्पावासी जो है ये ना, अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जो इनका समाधान का तरीका था वो। ठीक है, मरने के बाद क्या करते हैं इंसान को, ये लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, यानी कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो ये क्या करते थे कि मान लीजिए एक व्यक्ति मर गया, ठीक है, तो उसके साथ ना मान लो कोई राजा है, अब कोई राजा होगा तो उसे ऐसे तो भेज नहीं देंगे। अब पुनर्जन्म की बात है, उसके बाद खूब महंगी चीजें रखी जाएंगी, जैसे फ्योन्स रख दिया हमने और लाजवत मणि रख दिया, इन सब चीजों को रख दिया। ठीक है, तो जब इन सब सोना चांदी फ्योन्स जो भी इनकी मृत भांड हो गए, जरूरत की चीजें थी उन सबको इसमें डाल देंगे कब्रों के साथ, फिर इसके गारे की चुनाई उनाई करके इसे कब्र में डाल देंगे इन्हें। और जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसके साथ क्या किया जाएगा, उस नॉर्मल व्यक्ति को नॉर्मल ही जो उनका समाधान होगा उसमें जैसे कि तांबे की चीजें डाल दी, इन चीजों को मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह उन्हें डाल देंगे। तो ये हमारा हड़प्पा का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो इनके स्थापत्य कला वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो इसमें जो फ्योन्स होता था, फ्योन्स को थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, फ्योन्स होता क्या है। फ्योन्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये फ्योन्स जो होता था ना, इसे बहुत अनमोल, इसे बहुत कीमती माना जाता था। इसके पीछे कारण ये है, ये एक बहुत चिपचिपा पदार्थ होता था, ये पीले रंग का होता था, इसे मार मार के जो है इसे जो है इसका लाल रंग प्राप्त किया जाता था और ये जो है कठोर बन जाता था। इसे अनमोल इसलिए माना जाता है, मूल्यवान इसलिए क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगता था, तो इसीलिए जो फ्योन्स उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काले, लाजवत मणि, ये सब चीजें जो दक्षिण से थे ना, इन जो सुदूर चीजों को व्यापार भी करते, जैसे कि ओमान भेजते थे। देखो, ओमान एक जगह है, ओमान से हम तांबा प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद है हमारा दक्षिणी भारत, यहाँ से हम सोना लाते थे। ठीक है, ऐसे ही इन जगहों से हम जो है तांबा, सोना, इन सब चीजों को लेके प्राप्त करते रहते थे, लाजवत मणि वगैरह। ठीक है, राजस्थान, इन सब चीजों को और यहाँ पे जो है हमें खेतों के इन सब चीजों का पता क्या चलता है। जो हड़प्पा की लिपि थी वो बहुत रहस्यमय लिपि थी, उसे रहस्यमय लिपि, इसके जो चिन्ह थे वो हमारे थे 375 से लेके 400 लगभग। और यहाँ पे जो कुओं की संख्या थी, कुएं जो थे वो करीबन 700 थे, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में से, मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कुएं। तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता है कि ये इसे रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे विद्वान अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं है, और इसे जो है दाई से बाई ओर लिखा था। जैसे हम यूं लिखते तो ये यहाँ से यूं लिखना शुरू करते थे, क्योंकि बाई ओर संकुचित और दाई ओर जो है गहरा अंतराल, जिसकी ज्यादा हमें स्पेस देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए इसे बहुत ज्यादा रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। तो ये हमारा हड़प्पा का जो टॉपिक है वो कांस्य युग के उत्पादन, मतलब उत्पादन किस प्रकार से होता था वो जानते हैं। ठीक है, कांस्य युग में तो कांस्य युग को जैसे मैंने आपको बताया बी गोल्डन चाइल्ड से बहुत अच्छा माना था। तो इसमें क्या होता था कि जो उत्पादन होता बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता था, यानी कि इसे उत्पादन हो गया, कोई भी चीज बनाई इन लोगों ने, ठीक है, किसी भी आभूषण को बनाया, औजार को बनाया, किसी भी चीज को बनाया इन्होंने, तो ये क्या कर लेते थे कि उसे बेच देते थे। ठीक है, इससे जो है उन्हें धन की प्राप्ति भी हो जाती थी। तो इसके अंदर जो है कांस्य युग के बारे में, हड़प्पा वगैरह जो भी है इसमें मैंने आपको बताया। इसके 3 काल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन कौन से थे। पूर्व पाषाण हो गया हमारा, इसे मध्य पाषाण तथा लौह युग। ठीक है, इन तीनों ही काल को मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ।